डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एएमयू के चौथे पड़ाव पे हम लोग पहुंच गए हैं। 5 मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, आज 2017-18 की पेपर एनालिसिस कर रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये सीयूईटी पीजी और डीयूईटी जिन दोनों के एग्जाम होने हैं और यूजीसी नेट जिसकी भी होनी है और कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। वैसे तो इसमें मिक्स ऑफ क्वेश्चन है, कुछ जो हैं अच्छे हैं, कुछ मीडियम लेवल के हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का जो रेंज है वो मोर और लेस इस टाइप का है कि आपको कहीं ना कहीं वो दूसरे एग्जाम में दिखेंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जामिया की तरफ बहुत आर्बिट क्वेश्चन इसमें नहीं है और इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है कि मेरे सभी स्टूडेंट इसको गौर से सुने। सो लेट अस बिगिन एएमयू एमए पॉलिटिकल साइंस 2017-18 पेपर एनालिसिस। ये एक रिपीटेशन है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है, क्योंकि यदि अभी भी मेरे स्टूडेंट इससे अवेयर नहीं है तो ये एक तरह का क्राइम है मेरे लिए भी, क्योंकि उनके लिए मैंने बहुत मेहनत से जो है एग्जाम गाइड्स लिखे हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। यहाँ पे मैं, ये तो साइट है, इसको आप कॉपी पेस्ट करके आप इस साइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपके लिए गाइड इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम गाइड फॉर ईटी। इंट्रेंस टेस्ट शॉर्ट में है ईटी, और ये सेकंड पेज पे है। जब आप इस स्टोर पे जाते हैं तो फर्स्ट पेज पे 10 किताब दिखती है और फिर सेकंड पेज पे 8-9 और किताब है, करीब 17-18 किताब है। उसमें सेकंड पेज पे कई स्टूडेंट कहते हैं सर फर्स्ट पेज पे तो दिख ही नहीं रहा है, तो उसको क्लिक करके सेकंड पेज, जैसे होता है ना मल्टीपल पेजेज होते हैं तो एक पेज पे आप खिसक के चले जाते हैं फॉरवर्ड, उस तरह से। दूसरी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मॉडल टेस्ट पेपर है। मॉडल टेस्ट पेपर है। ये एक बहुत ही यूनिक है, बहुत छोटा सा पतली सी किताब है, लेकिन ये काफी आपको हेल्प करेगी। जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। दोनों बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है, इसको आप कर लीजिए। तीसरी जो गाइड है वो आईआर गाइड है, लेकिन मैं कहूंगा कि उसको आप छोड़ दीजिए इस एग्जाम के लिए। आईआर गाइड इज नॉट, वो मैंने जेएनयू के पीआईएसएम आईआरएम के लिए लिखा था, जो अब होता भी नहीं है। और वो और इसमें जो है बहुत सारी बातें कॉमन है। इसमें आईआर बहुत ज्यादा हैवी है, लेकिन एग्जाम गाइड फॉर ईटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो 500 क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो एकदम बिल्कुल उस तरह के हैं जैसा कि आपको इसमें आएगा। तो ये इसको डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो लास्ट में ईमेल आईडी दी गई है, वहां आप मुझको कह सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। अब आइए क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। मैंने जो है इसमें इंग्लिश और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे लास्ट में, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इकोलॉजी के करीब 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन वो मैंने हटा दिए हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो पॉलिटिकल साइंस पे मैं फोकस कर रहा हूं। Let us begin very quickly. Who among the following thinkers was related to behavioral approach? ये आप जानते हैं। पहले तो बिहेवियरल अप्रोच जो है एक बार फिर से यदि रिविजिट करें तो वो एक इंपेरिकल अप्रोच था, पॉलिटिकल साइंस में 1950s में आया था, जहां पे कि ये फील होता था कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से फिलोसफिकल नॉर्मेटिव वे में, जैसे प्लाटो, एरिस्टोटल खास करके करते रहे पुराने जमाने में, थॉमस एक्विनास, सेंट अगस्टीन और जितने भी आप फिलोसफर सोच सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से करते हैं। तो मॉडर्न जमाने में ये अप्रोच का कहना था, बिहेवियरल अप्रोच का, कि ये नहीं चलेगा। आप ह्यूमन के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए, डेटा कलेक्ट कीजिए, उसके बेसिस पे पैटर्न ढूंढिए और फिर जो है थ्योराइज कीजिए उसी वे में जैसे एक नेचुरल साइंटिस्ट करता है और उसको लैब में टेस्ट करता है, उस टाइप से टेस्ट कीजिए आप ह्यूमन लेबोरेटरी में, ह्यूमन समाज की लेबोरेटरी में। और वो जो है वैल्यू से फ्री होना चाहिए, मतलब वैल्यू और फैक्ट सेपरेट होना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है बिहेवियरल अप्रोच में आई। उसका जो बेसिस था वो इंपेरिसिज्म था। इंपेरिकल मतलब डेटा फैक्ट पे आधारित, एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म था, मतलब जो है उसके बेसिस पे लॉजिकली आप ट्रूथ को देखने की कोशिश कीजिए। तो उसके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो प्रोपोनेंट थे आप जानते हैं डेविड ईस्टन रहे हैं, जो कि सिस्टम अप्रोच के भी जनक माने जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। यहाँ पे आप एक इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिए कि चार्ल्स मेरियम का भी नाम कई जगह आता है एज ए फाउंडर ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, तो कहीं यदि इनका नाम आ जाए तो देख लीजिए। अदर प्रोमिनेंट जो कंट्रीब्यूटर है मैंने यहाँ पे दे दिया है, मुनरो, कैटलिन, ट्रूमैन, रॉबर्ट डहल, ये भी बिहेवियरलिज्म के ये सब पिलर्स हैं। तो इन सब का नाम याद कर लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, द statement that sovereignty is the supreme power over citizen and subject unrestrained by law। अब देखिए मैंने इसको कोई रिसर्च तो नहीं किया है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है, लेकिन बाय, जिसको ट्रिक बोलते हैं ना, बाय इलिमिनेशन, हॉब नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने लेवाइथन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो सॉवरेंटी का लॉक और रूसो से ऐसा नाता नहीं है, बट जीन बॉदे जो हैं, जो फ्रेंच थे, इन्होंने पहली बार सोवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें काफी काफी सारी चीजें वही थी जो यहाँ पे
लिखी गई हैं कि सॉवरेंटी जो है अनडिविजिबल है, अनएलियनेबल है, वो अनरिस्ट्रेन्ड है, एकदम मतलब एक पर्टिकुलर ऑथोरिटी में निहित है। तो उस टाइप की जो थ्योरी है सॉवरेंटी की, जो कि एंटी प्लूरलिस्ट कह लीजिए, एक आदमी में निहित सॉवरेंटी, वो बोदिंग की है। तो बोदिन से इसको आप लिंक कर सकते हैं। द टर्म पॉलिटिक्स वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय, ये सब तो सब यूजीसी नेटवर्क से लिया गया है। ये जो है पहली बार एरिस्टोटल ने, जिन्होंने कि इसी नाम पे बुक लिखा है, वो कहा जाता है कि उन्होंने पॉलिटिक्स को जो है, ये पोलिस जो ग्रीक वर्ड है जिससे सिटी स्टेट भी निकला है, उसी से पॉलिटिक्स निकला हुआ है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन क्या है? आपको लगता होगा कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन पॉलिटिकल राइट है, लेकिन ये जो राइट है ये एक सिविल राइट है। सिविल राइट क्या होती है? राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो लॉक ने कहा था, वो सिविल राइट है। पॉलिटिकल राइट है राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड फॉर द पॉलिटिकल ऑफिस, इलेक्शन में खड़ा होना, ये सारी चीजें जो है, पॉलिटिकल पार्टी बनाना पॉलिटिकल राइट है। और इकोनॉमिक राइट है राइट टू वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू लाइवलीहुड, ऑल दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी से जुड़ी हुई। तो ये जो है सिविल राइट है। इससे रिलेटेड ये भी आप देखिए कि आर्टिकल 19(1)(c) जो है, जो कि राइट टू फ्रीडम है, उसमें 6 राइट है, 1 A B C D E F। तो 1C कहता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम तो सिविल राइट है। यहाँ ये एक बात और याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है थोड़ा डीप क्वेश्चन, कि आर्टिकल 19(1)(a) जो है, उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है, और A1B जो है, उसमें राइट जो असेंबल होने का जो राइट है, विदाउट आर्म, पीसफुल असेंबल होने का, जिसके तहत ये सब प्रोटेस्ट किए जाते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट अदर, वो आर्टिकल 19(1)(b) में आता है। तो आर्टिकल 19(1)(a) और B और C तीनों याद रखिए। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन, ऑफ कोर्स, यूनाइटेड किंगडम। ये और कहीं आप सोच भी नहीं सकते, यूनाइटेड किंगडम में 17th सेंचुरी से, आप याद कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई 1689 और 88 में, कह लीजिए ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, और उस समय से वहां पे जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे ओल्ड, 300 साल से ज्यादा। द स्टेटमेंट लिबरलिज्म इज द एक्सप्रेशन ऑफ लेस ऑफ ए क्रीड देन ऑफ ए टेम्परामेंट। क्रीड मतलब एक धर्म जैसा समझ लीजिए, क्रीड सेक्ट। तो मतलब लिबरलिज्म जो है वो टेम्परामेंट से आता है। और ये बात समझ लीजिए कि किसने कहा होगा, उसके पहले आप ये देखिए कि जॉर्ज ऑरवेल, जो कि बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं इंग्लैंड के, बहुत सारे नॉवल उनके लोग इंडिया में पढ़ते हैं जॉर्ज ऑरवेल के, उन्होंने लास्की को कहा था ए सोशलिस्ट बाय एलिजियंस। मतलब हैं तो वो सोशलिस्ट क्योंकि लेफ्ट ओरिएंटेड थे, मार्क्सिस्ट थॉट के थे, लेबर पार्टी का लीडर थे लास्की, हैरोल्ड लास्की, लेकिन वो लिबरल बाय टेम्परामेंट थे। तो इसी बात को लास्की यहाँ पे बोलते हैं कि लिबरलिज्म एक टेम्परामेंट का बात है। ये कोई एक ग्रुप ज्वाइन करने से आप लिबरल नहीं हो जाते हैं। मैं जो है, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है सोशलिस्ट, लेकिन मैं टेम्परामेंट से लिबरल हूं। तो लास्की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरल के लिए, एकदम बेसिक है। लेकिन यदि उससे भी बेसिक देखें तो एक डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो सबसे बेसिक फीचर फेडरल गवर्नमेंट का ये है कि दोनों ही यूनिट, जो फेडरल और जो प्रोविंसेस या रीजनल गवर्नमेंट जो है, अपनी पावर एक दूसरे से ड्रॉ नहीं करके एक कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करते हैं, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब अपने आप में दोनों ही ऑटोनोमस होते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं होता है। वो यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है। तो ठीक है, मतलब नॉट ए गुड वे टू फॉर्म क्वेश्चन। द लीगल थ्योरी ऑफ राइट बिलीव्स दैट, लीगल थ्योरी ऑफ राइट क्या है? मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा है, मोरल थ्योरी ऑफ राइट है, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट है। उसमें से लीगल थ्योरी ऑफ राइट ये कहता है कि राइट जो है, कोई आपको गॉड या नेचर, इन सब से नहीं दिया गया है। जब स्टेट बनती है, पॉलिटिकल कम्युनिटी बनता है, तो उसमें जो लॉ पास होते हैं, उससे ही जो आपको राइट मिलती है, वही लीगल राइट है, जो जो जेरेमी बेंथम कहते हैं जिस टाइप के। तो rights are created by the state. Which of the following administrative thinker has defined administration as the organization and direction of human and material resources to achieve desired end? ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, अभी हाल में ही ये पिफिनर ने कहा है, पिफिफनर। और इससे रिलेटेड जो है एक और एल डी वाइट का भी देखिए, जो कि बहुत ही सिमिलर चीज कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ऑफ मेनी पर्संस टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। सभी एक ही बात कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक कॉमन गोल।
और उसमें जब बहुत सारे लोग मैन मटेरियल मिल जाते हैं तो उसको कैसे आप फोकस करें उस कॉमन गोल की तरफ, यही ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको समझिए। तो पिफनर यहां पे हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। एनपीएम आपको पता है कि 1988 से लेके स्टार्ट हुआ, पहले इंग्लैंड में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ओएसीडी कंट्री, फिर इंडिया में, अभी भी इंडिया में तो सब में, तो डेवलपिंग कंट्री में वही चल रहा है। इसमें जो है बाजार के तरह से गवर्नमेंट को चलाना, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के स्टाइल से, प्राइवेट मैनेजमेंट के स्टाइल से गवर्नमेंट को चलाना, एक तरह का प्रॉफिट मोटिव, कॉस्ट को कम करना, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कस्टमर की तरह बिहेव करना, मतलब जो सिटीजन है उसको कस्टमर की तरह ट्रीट करना, सिटीजन चार्टर देना, गारंटीड सर्विस देना, पब्लिक सर्विस डिलीवरी घर तक पहुंचाना, मतलब बाजार के तरह जो है गवर्नमेंट एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करे। तो मार्केट ओरिएंटेशन था, एडवोकेट मैनेजरियल ऑटोनॉमी, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल था, डिफरेंशियल पे वो की बात थी, लेकिन ये कभी नहीं था उसमें। पब्लिक इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं पीछे रह गया, इसी के चलते जो है एनपीएम को लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया गुड गवर्नेंस के लिए, कि उसमें जो पब्लिक ओरिएंटेडनेस था वही खो गया। If the administrative authority within a department is vested in a single individual, then that system is known है। ये सब भी कॉपी पेस्ट किया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट से, इसको ब्यूरो कहते हैं, बस आप याद कर लीजिए इससे अधिक क्या कहा सकता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द यूएन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, बहुत बार, अधिकतर क्वेश्चंस में रिपीट है, मैं आर लगा रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि पहले रिपीट नहीं है। ये जो है ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल है, जो कि मॉर्गनथॉ ने अपने पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन नाम के बुक में कहा था। उसके बहुत पहले जो अलेक्जेंडर ड्यूमा ने भी अपने बुक में, मेमोरीज में बोल रहा हूँ, थ्री मस्किटियर्स में उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन बाद में उसको मॉडर्न टाइम में जो है मॉर्गनथॉ ने अपने क्लासिकल रियलिज्म का जो उनका बुक है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, उसमें कहा था वन फॉर ऑल, वन फॉर ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, यही तो कलेक्टिव सिक्योरिटी है। मेरे ऊपर अटैक हुआ तो सबके ऊपर अटैक हुआ। Who among the following opines that public administration include the operation of only the executive branch of the government? इसको बस आप याद कर सकते हैं कि ये लुथार गुलिक ने कहा है। Who wrote the book towards a new public administration? ये तो मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आप जोर से चिल्ला के कह सकते हैं कि सर ये जो है फ्रैंक मैरिनी है, जो इन्होंने 1971 में ये बुक लिखा। ये बुक जो है एनपीए की शुरुआत करता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। डुआइट वॉल्डो उनके गुरु जैसे थे, इन दोनों ने मिलकर के जो है फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस किया था, और उसी के बाद ये बुक जो है निकली थी, उसके 3 साल बाद। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, ये भी आप मेरे साथ जोर से चिल्ला के कह सकते हैं, मैकेनिस्टिक थ्योरी। क्यों? क्योंकि इसमें मैन को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जस्ट उसका अपोजिट है मायो का, वहां मैन को एक सोशल इम्बेडेड पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, जो अपने फैमिली सोसाइटी में घुला मिला हुआ है, उससे अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसको माना जाता है, जिसको रेबल हाइपोथेसिस बोलते हैं, कि हर आदमी अपना सेल्फ इंटरेस्टेड है, हर आदमी एक एटॉम की तरह बिहेव करता है, उसको जितना पैसा दोगे उतना काम करेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरा आदमी क्या सोच रहा है, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड, उसके पीयर, उसके सोसाइटी से वो गाइडेड नहीं होकर अपने इकोनॉमिक मोटिव से गाइडेड होता है। इसको मैकेनिकल थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। आप इसमें टेलर, वेबर, लुथार, गुलिक, फायोल, इन सबको याद कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाफ एजेंसी इन इंडिया? मैंने आपको बताया स्टाफ एजेंसी, हॉरिजेंटल लाइन एजेंसी जो है वो, वर्टिकल स्टाफ एजेंसी, प्रोफेशनल सपोर्ट फंक्शन, लाइन एजेंसी, मेन फंक्शन। आप इसमें देखिएगा तो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट कभी एक स्टाफ नहीं हो सकता है, ये एकदम लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, मेन काम करता है। लेकिन कैबिनेट कमेटी, प्लानिंग कमीशन, जो अब नीति आयोग है, कैबिनेट सेक्रेटरी, सब स्टाफ है, सब सपोर्ट करती है मिनिस्ट्रीज को काम करने में। तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया बी। सांथानम कमेटी भी मैंने कई बार, 1 दर्जन बार कम से कम लास्ट 3 मंथ में कह दिया होगा, ये एंटी करप्शन की कमेटी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसको सेटअप किया था 1962 में, और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1964 में सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इंडिया, ये तो बीएचयू में 2-2, 3-3, 4-4 बार पूछ चुका है। 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 जो है लोकसभा में होते हैं,
और 7 जो है राज्यसभा से लिए जाते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी जो रिपोर्ट होती है ऑडिट की, वो प्रेसिडेंट के थ्रू ये पार्लियामेंट में लेड होती है और उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी ही स्क्रूटनी करते हैं। तो ये एक तरह का वॉचडॉग कमेटी है जो वॉइस देती है सीएजी की रिपोर्ट को। इफिशियंसी रिकॉर्ड मेथड जो है, मतलब एक सिविल सर्वेंट का इफिशियंसी रिकॉर्ड रखा जाए, उसके बेसिस पे प्रमोशन दिया जाए, ये यूएसए में ये प्रैक्टिस होती है, बस याद कर सकते हैं। इन द यूएसए फिर से आ गया वही, इसके पहले जो ये मेरिट सिस्टम जो अभी आपने देखा इफिशियंसी रिकॉर्ड, और उसके पहले एक बहुत बुरा सिस्टम था जो मैं 10 बार बता चुका हूँ, वो स्पॉयल सिस्टम। जैक्सन के टाइम में एक प्रेसिडेंट गारफील्ड का उससे जो है हत्या हो गई थी, उसके बाद वहाँ पेंडलिंगटन एक्ट आया था 1883 में, उससे जो है वहां पे मेरिट सिस्टम लागू हुई। यहाँ पे ये भी याद रखिए कि इंडिया में शुरू से मेरिट सिस्टम लागू है, मैकालो के रिपोर्ट पे 1854 में, और इंग्लैंड में भी जो है वो मेरिट सिस्टम ही लागू है। चाइना से इन सब ने सीखा है, जहां पे कि एकदम एक टफ एग्जामिनेशन के थ्रू जो है सिविल सर्वेंट नियुक्त किए जाते थे। द ग्रेट the grant made in advance by the Lok Sabha in respect of estimated expenditure। अब ये इन्होंने इकोनॉमिक्स का क्यों क्वेश्चन पूछा है, वैसे ये वोट ऑफ अकाउंट होना चाहिए, लेकिन आप इसमें फर्दर देख सकते हैं। मुझे जितना लगता है वोट ऑन अकाउंट होता क्या है कि जब ऐसा है कि पूरे साल भर के लिए बजट नहीं पास हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो लेम डक हो गई है, मतलब कि गवर्नमेंट का अब टेन्योर खत्म हो रहा है, तो वो क्यों पूरे साल भर के लिए बजट प्रस्तुत करे, उसको नहीं करना चाहिए मोरली, या कई कारणों से यदि कोई व्यवधान आ जाए, जैसे पैंडेमिक आ जाए इस टाइप की, तो पार्लियामेंट जो है वो 2 महीने के लिए, अप्रैल मई के लिए जो है आपको वोट ऑन अकाउंट कर देती है कि 1/6 जो आपका टोटल एस्टिमेट है साल भर का, उसको आप खर्च कर सकते हैं एज एडवांस, फिर उसको जो है बाद में पास कर देती है बैक डेट से, जब 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 टाइम मिलता है। चार्ज एक्सपेंडिचर जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बीएचयू वाले में समझाया है, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक वोटेड और एक होते हैं चार्ज। चार्ज एक्सपेंडिचर वोटेड नहीं होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, बहुत सारे सीएजी, इन सब का जो सैलरी अलाउंसेज ये सब होता है, या जो हमारा सॉवरेन डेट है, जो हमने लोन लिया हुआ है, उसकी जो सर्विस करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, इन सब को वोट के लिए पार्लियामेंट में नहीं रखा जाता है, उसको चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट इज नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। ड्यूरिंग पासिंग ऑफ द बजट इन पार्लियामेंट, गुलिटन कब अप्लाई किया जाता है? ये एक फ्रेंच वर्ड है गुलिटन, एक वध करने का तरीका है, एक झटके से वध कर देना, गुलिटिन। तो उसको जो है पार्लियामेंट्री टर्म में लाया गया है इस तरीके से कि अब मान लीजिए कि डिमांड फॉर ग्रांट, वही जो वोट होते हैं ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, हर मिनिस्ट्री का अपना अपना डिमांड फॉर ग्रांट होता है। अब उसमें यदि नहीं टाइम मिल रहा है पार्लियामेंट को, फाइनली जो है सारे जो डिमांड्स हैं उसको एक झटके में जो है पास कर दिया जाता है, क्योंकि समय ही नहीं है, तो नॉट डिस्कस फॉर वांट ऑफ टाइम। रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है, वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल जो है रिजर्वेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 15 में भी जो है 15(4), 15(5), ये सब जो है आप पढ़ लीजिएगा। उसमें है कि सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत कुछ ला सकती है गवर्नमेंट रिजर्वेशन, जिससे कि राइट टू इक्वलिटी बाधित नहीं होता है, और भी कई जगह इस पे लिखे गए हैं। लेकिन एक जगह स्पेसिफिक जो आर्टिकल 335 में है कि SC ST का क्लेम है सर्विसेज पे, जिससे कि कोई इफिशियंसी और इक्वलिटी ये दोनों है बाधित नहीं होती है उसके इस क्लेम से। तो आर्टिकल 335 में ये सब ऑर्बिट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है, आप यदि जानते हैं तो जानते हैं, इतना ये सब पॉपुलर आर्टिकल नहीं है। वैल्यू फ्री एनालिसिस पॉलिटिकल साइंस में क्या मायने होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वैल्यू फ्री का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू का कोई महत्व नहीं, जैसे लिखा गया है कि वैल्यू हैव नो रोल इन रिसर्च, नो वैल्यू अंडरमाइन क्वालिटी ऑफ रिसर्च, नो, ये सब नहीं है, वैल्यू आर यूजलेस, ये सब नहीं है। बेसिकली क्या है कि फैक्ट और वैल्यू को अलग अलग रखो, ये कहा जाता है। जब आप फैक्ट बेस्ड स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, तो वहां वैल्यू को मत अंदर आने दो, या तुम्हारा जो अपना वैल्यू जजमेंटल है उसको फैक्ट गैदर करने में, मतलब कि सामने मत लाओ, जो जो कि बहुत गलत है। जब जब कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो तुम न्यूट्रल होकर के करो, तुम अपने कल्चर से, अपने वैल्यू से जज मत करो कि सामने वाला क्या कर रहा है, या उसको मॉडिफाई मत कर दो। तो ये जो वैल्यू और फैक्ट का सेपरेशन है, इसको वैल्यू फ्री एनालिसिस कहा जाता है। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड अपॉन, रिस्पॉन्सिव पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? ऐसे एक एग्जांपल आप बताते हैं, मान लीजिए फार्मर्स जो हैं अब आंदोलन कर रहे हैं इतने महीनों से, बहुत सारे फार्मर कहते हैं कि वो मर गए बैठे बैठे वहां पे। तो अब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब ये है कि उनसे बातचीत करें, जैसे ये गवर्नमेंट ने भी 12 दौर की बातचीत की है, तो
और भी बातचीत करनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब आप एकदम बिल्कुल मतलब कान में तेल डाल के कोई जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ना पड़ा रहे। जो भी हो रहा है, पब्लिक यदि सड़क पे उतर आ रही है, कोई पिटीशन दे रहा है, कोई हंगामा कर रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो। और रिस्पॉन्सिव होना, अकाउंटेबल होना, मतलब जिसको बोलते हैं इम्पैथी डेवलप करना सिटीजन के प्रॉब्लम के लिए, और सिटीजन को साथ लेके चलना, पार्टिसिपेटिव, ये सब गुड गवर्नेंस का मॉडल है। जो उसमें 8 है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिवनेस, बहुत इंपॉर्टेंट। वो कब होता है? जब इफेक्टिव चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो। इनमें से सब में से देखिए, क्विक डिसीजन मेकिंग तो कोई आपको नहीं, आपको डिसीजन अधिक अच्छा से अच्छा ले सकते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। पब्लिक ओपिनियन तो ठीक है रिस्पॉन्सिवनेस होने, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को सुने तब तो। सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब मेनली ये है कि गवर्नमेंट कब जो है अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है? जब उसका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सूख जाता है, जब उसका जनता से जो है वो कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो उसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो पावर के केंद्र में होते हैं वो चापलूसों से घिर जाते हैं। लोग उनको कहते हैं कि नहीं सर, सब कुछ ठीक है, पब्लिक ऐसे ही सड़क पे हंगामा कर रही है, या ये जो डिमांड है वो बिल्कुल गलत है, वो आपको दुश्मनों की चाल है, विरोधी की चाल है। इस टाइप की जब हो जाती है तो कम्युनिकेशन ब्रेक कर जाता है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो सरकार जो है वो, या गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिव नहीं रह जाती, पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती, पॉलिटिकल डीके हो जाता है। Which one of the following ideologies has proven to be the most flexible? अब ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मार्क्सिज्म क्यों फ्लेक्सिबल रहेगा? इसलिए तो एक तरह से नीचे जा रहा है। फासिज्म तो खत्म हो गया क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं था। नेशनलिज्म जो है नहीं फ्लेक्सिबल है, यहाँ भी बहुत सारे ट्रबल हैं इसके साथ भी। लेकिन लिबरलिज्म जो है, जो इज्म में सबसे अधिक फ्लेक्सिबल है, रेजिलियंट है, लॉन्ग लास्टिंग है। इसलिए अभी समझिए सबसे पहले इन सब से आया है ये सारे। लिबरलिज्म आपको जो है 17th सेंचुरी में आया, मार्क्सिज्म जो 19th 20th सेंचुरी की बात है, नेशनलिज्म भी 1920th सेंचुरी की बात है, फासिज्म भी 20th सेंचुरी। लेकिन लिबरलिज्म चला जा रहा है, चला जा रहा है, पूरे दुनिया में अभी जो है लिबरलिज्म ही राज कर रहा है, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है। और जो फ्लेक्सिबल होते हैं वही दूर तक चलते हैं, याद रखिएगा। दांत और जीभ का एग्जाम्पल याद रखिए। जीभ जो है वो दांत से पहले आता है और दांत के बाद भी रहता है, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल है। बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। प्राइमरी फोकस ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या है? पॉजिटिव लिबरलिज्म जिसको आप जॉन रॉल से आप कंपेयर कीजिए या उसके साथ जोड़िए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो 20th सेंचुरी के आधे समय के बाद आया, मतलब 1950s के बाद। बेसिकली वो थ्योरी ऑफ जस्टिस और रॉल से इसका आया। लिबरलिज्म जो है शुरू से डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टी में छेड़छाड़ को पसंद नहीं करती थी। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, जो जो जॉन लॉक ने दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी को सैक्रोसैंक्ट मानती थी। लेकिन पॉजिटिव लिबरलिज्म जो जॉन रॉल का आते आते, उसमें टी.एच. ग्रीन और मेनी अदर आते हैं, जिन्होंने ये कहा कि लिबरलिज्म, इसलिए तो लिबरलिज्म फ्लेक्सिबल है। उन्होंने कहा कि नहीं, लिबरलिज्म जो है वो गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि वो टैक्स ले अमीरों से, गरीबों में बांटे, सोशल जस्टिस करे, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करे, वेलफेयर मेजर लाए, फ्री एजुकेशन दे, फ्री हेल्थ केयर दे, फ्री ओल्ड एज केयर दे, पेंशन दे लोगों को, एक वेलफेयर स्टेट बनाए। ये है लिबरलिज्म का पार्ट। तो उसी को जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं। तो ये सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस वाज ऑफशूट ऑफ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये इंपिरिकल ट्रेडिशन जो है या लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है उसका ऑफशूट था बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन प्रैक्टिस फर्स्ट डेवलप्ड इन, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे गवर्नमेंट राज काज चलना, यानी रूल ऑफ लॉ से चलना, यानी आर्बिट्रेरी पावर का इस्तेमाल नहीं होना, यानी एक लिमिटेड गवर्नमेंट होना जो खुद, जिसके हाथ जो है फंडामेंटल लॉ, जो सुप्रीम लॉ है, जिससे कि सिटीजन भी बंधा है, गवर्नमेंट भी बंधे हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने तरीके से और उसी लॉ के अनुसार। इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। और ये जो डेवलप हुआ है डेफिनेटली ये इंग्लैंड में, क्योंकि वहीं सबसे पहले ये थॉट आई कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन होने से ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आ जाता है। ये एकदम बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। जैसे युगांडा में भी जो है, जब ईदी अमीन थे तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन उसका क्या हुआ? धज्जी उड़ाई जाती है। चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका भी क्या हश्र है।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप ये मानते हैं कि सरकार यदि मानती है कि उसके हाथ पैर बंधे हैं और वो भी जो है एक फंडामेंटल रूल से चलती है, वो कोई सुप्रीम पावर नहीं है, जब हर इंस्टीट्यूशन ये फील करता है कि वो किसी के अधीन नहीं है, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है और वो एकदम आंख खुली रख करके अपना काम करता है बिना किसी फियर या फेवर के, और सिटीजन भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही एक्ट करते हैं, तो वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अपनाता है। द ऑथोरिटी ऑफ लॉ इज ग्रेटर देन द ऑथोरिटी ऑफ स्टेट, ये भी वही कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, और ये लीगल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि जैसे इंडिया में देखिए लीगल सॉवरेनिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, कोई सुप्रीम नहीं है, कोई गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है, केवल एक सुप्रीम है, वो है क्या, हमारा वो किताब, वो कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सिखिज्म में कोई सुप्रीम नहीं है, जो उनका ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, वो सुप्रीम है, उसी की पूजा करते हैं। तो एक जो मॉडर्न नेशन स्टेट में, उसमें कोई सुप्रीम गॉड नहीं है, सबसे बड़ा जो गॉड है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रख करके पूजा करनी चाहिए। यही जो है लीगल सॉवरेनिटी है। पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या है, जो पीपल में निहित होती है डेमोक्रेसी में। जैसे इंडिया में जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, जिसको आप पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कहते हैं, वो पीपल में निहित है, लेकिन लीगल सॉवरेनिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। Which kind of political culture is most suitable for democratic stability according to Almond Bharwa? आपको पता है कि आलमंड एंड सिडनी वर्वा ने जो है वो सिविक कल्चर नाम की बुक लिखी थी 1963 में। उसमें उन्होंने 3 तरह का कल्चर बताया था, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। उन्होंने कहा था कि ये दोनों को यदि मिक्स कर दें तो बनती है सिविक कल्चर। सिविक कल्चर, और सिविक कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा है, मोस्ट सुटेबल है डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। क्यों? सिविक कल्चर का मतलब ये होता है कि जहां जो सिटीजन है वो बिल्कुल अवेयर है पॉलिटिकल सिस्टम से, उसको पॉजिटिवली देखते हैं कि वो अच्छा कर सकता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है, हमको राइट्स मिल सकते हैं और कंट्री आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा टांग भी नहीं अड़ाते, गवर्नमेंट को काम करने देते हैं। उनको फेथ होता है कि जिनको हमने चुना है उनमें एबिलिटी है और वो सही काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार करेंगे, रूल ऑफ लॉ के अनुसार करेंगे। इसको सिविक कल्चर कहते हैं। विच इज द मोस्ट बेसिक एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है? जैसे अभी आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इससे भी पहले जब आप स्कूल से निकल के आए तो आपको कैसे पता लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम से कैसे जुड़ना चाहिए, कौन सी पार्टी है, क्या आइडियोलॉजी है, किसको बोलते हैं सेंटर टू लेफ्ट, सेंटर टू राइट। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ विद्यार्थी परिषद हैं, वहाँ पे और भी जो मैं नाम नहीं जानता, जो भी आपके एसोसिएशन है, कोई जो है कम्युनिस्ट से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मतलब कि आप जैसे सोसाइटी में एक बच्चे को सोशलाइज किया जाता है कि कैसे बिहेव करो, खाओ पियो और किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करो, वैसे ही आपको पॉलिटिकल आइडिया से परिचित कराया जाता है, आपको पॉलिटिकल कल्चर से अवगत कराया जाता है और आपको शामिल किया जाता है एक पॉलिटिकल सिटीजनरी में। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तभी तो आपको जो है आगे बढ़ के तीनों मेजर पार्टीज आप देख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट जो है वो अपनी स्टूडेंट यूनियन बनाती है, वहीं पे आपको वो सिखाती है कि देखो ये है, वहीं आपको आइडियोलॉजी से अवगत कराती है। फिर आपका जो भी एटीट्यूड होता है या एप्टीट्यूड होता है बचपन से, आपके फैमिली से, आपका जहां से आप आते हैं या आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस, उससे आप झुक जाते हैं एक तरफ, चाहे एक्स तरफ या वाई या जेड की तरफ, और इस तरह से आप पॉलिटिकली अवेयर होते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट यदि हो रही है ना, तो अगेन सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रूल ऑफ लॉ है। नॉट युगांडा बट यूनाइटेड किंगडम। मतलब कि आर्बिट्ररी रूल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, कानून के सामने सब बराबर। पहला ये चीज है, जब ये होगा तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। बाकी ऑप्शन इतने बेकार हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मीडिया, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन इकोनॉमी, इन्होंने सही ढंग से बनाया नहीं, तो आप कॉमन सेंस से भी इसको मार सकते हैं। टिप्स: Which one of the following thinkers interpreted justice as allotment of function to persons in accordance with their ability and training? ये उसी टाइप का बात है कि justice is doing one's duty as per one's stations, life stations या station in life। तो ये प्लेटो का सोचना है कि भाई जो आपकी एप्टीट्यूड है और जो ट्रेनिंग है जिसके लिए आप बने हैं, यदि आप स्पिरिट से गाइडेड हो तो आप सोल्जर बनो, यदि रीजन से गाइडेड हो तो आप
फिलोसफर किंग बनने की कोशिश करो, एपेटाइट से ज्यादा आपका सोल यदि गाइडेड होता है तो आप प्रोड्यूसर क्लास बनो, तो ये प्लेटो ने कहा है। मतलब कि आपके नेचर पे, आपकी जो आत्मा की नेचर है उससे आपका जो है जॉब डिसाइड होना। और जस्टिस का मायने ये है कि आप जिस चीज के लिए बने हो उसी को करना, दूसरे के को नहीं देखना कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको गॉड ने उसी के लिए बनाया है, उस चीज के लिए बनाया है। The theory of natural right formed an important part of which one of the following theories. तो नेचुरल राइट को मानने वाले, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट इन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, नॉट थ्योरिस्ट। तो आपको पता है ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि उसमें नेचुरल राइट जो है वो इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि उसमें स्टेट ऑफ नेचर होता है, वहां पे सबको कुछ नेचुरल राइट मिली हुई है। जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो राइट बाधित होती है। कितने राइट आप देते हैं स्टेट को आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यही जैसे लॉक ने कहा कि हम उसमें नेचुरल राइट लिबर्टी प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। द कमीशन सेंट टू स्टडी द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्या नाम था? देखिए 1919 का एक्ट जो है इसको मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। उसके 10 साल बाद नई जो है कॉन्स्टिट्यूशन आनी थी, क्योंकि हर 10-10 साल पे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था इंडिया में आएगी नया कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए साइमन कमीशन को इंडिया में 1927 में भेजा गया। लेकिन वो बहुत ही उसका आंदोलन हुआ यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक भी जो है इंडियन मेंबर नहीं थे साइमन कमीशन में, ऑल वाइट मेंबर था। तो गो बैक साइमन आंदोलन शुरू हो गया। लाल लाजपत राय को माथे पे चोट लगी, उनका डेथ हुआ, और पूरा ये साइमन कमीशन जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाया। लेकिन इसी साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 से लेके 1932 तक, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उसमें कांग्रेस ने केवल जो है सेकेंड में भाग लिया, बाकी 2 में भाग नहीं लिया। और इसी के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट बना। थोड़ा लेट हो गई, 1929 में बनना चाहिए था, 35 में बना बिकॉज ऑफ दिस ऑल जो मूवमेंट एंड अदर्स। The principle of collective responsibility is enshrined in which article of the Indian Constitution? ये बहुत ही अच्छा है, आपको याद रखना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एक बार 75(3) जो है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, रिप्रोड्यूस किया है। 75(3) कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम यूनियन कैबिनेट बोलते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लीजिए, शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। इसका मायने क्या होता है? ये इंग्लैंड से लिया गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये होता है कि यदि एक मिनिस्टर भी लूज कर गया अपना कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में, उसका कोई कट मोशन लग गया या उससे कोई सेंस्योर हो गया, तो पूरा मिनिस्ट्री को रिजाइन करना होगा। मतलब ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, वो जो है ना, वो वाली यहाँ भी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी वाली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबके लिए एक खड़ा है, एक के लिए सब खड़ा है। और यही जो है प्रिंसिपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ पे लिखी गई। इसके अलावा 74 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कही गई है कि कैसे वो एडवाइस देता है और उसी के एडवाइस पे राष्ट्रपति को चलना है, ये लिखा हुआ है। 78 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट है कि उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना है, एक लिंक पिन बने रहना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। Who among the following is the first law officer of the government of India? Very important question. First law officer जो है उसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें दूसरा रिलेटेड याद रखिए, 76 आर्टिकल, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कैसे अपॉइंटमेंट होगा, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक रहते हैं, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होती। इसमें एक बात और याद रखिए कि ये केवल ओनली एग्जीक्यूटिव है, लॉ ऑफिसर है, जिसको पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का हक दिया गया है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं। In the Supreme Court of India, in which case doctrine of basic structure enunciate किया गया। तो कितने बार रिपीट, उसको आप 10 बार रिपीट लिख लीजिए, केशवानंदा भारती केस। अब तक आप सुन सुन के थक भी गए होंगे। द मेजर आर्गुमेंट ऑफ नियो रियलिज्म ऑफ केनेथ वॉल्ज, ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली केनेथ वॉल जो है, उन्होंने एक बुक लिखा था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में, वहां पे और भी ऑथर के साथ मिलकर उन्होंने भी लिखा था ये। तो उसमें उन्होंने जो है थ्योरी ऑफ नियो रियलिज्म दिया था। बेसिकली उसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। उनका कहना ये था कि ह्यूमन नेचर के बेसिस पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी नहीं करना चाहिए, जो मॉर्गनथॉ ने किया। बेसिकली उसका बेसिस होना चाहिए जो स्ट्रक्चर है, एनार्किक स्ट्रक्चर जो इंटरनेशनल सिस्टम का है, और जिसमें कि सभी नेशन स्टेट कहने को तो इक्वल हैं, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटी और पावर में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये दो एस्पेक्ट, एक स्ट्रक्चर ऑफ एनार्किक स्ट्रक्चर कर लीजिए ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, and great variation in the capabilities of a state creates the condition
जिसको कि नियो रियलिज्म जो है स्टडी करता है, तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहा गया। तो स्ट्रक्चर आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्टर्स। एक्टर्स मतलब नेशन स्टेट या उसके मेन एक्टर्स। तो ये है द फर्स्ट जज हु एडमिटेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मैंने कई बार बताया। पीआईएल मूवमेंट के जो जनक है इंडिया में, वो जस्टिस पी एन भागवती हैं। भागवती 1979 में इन्होंने इस मुहिम की शुरुआत इस तरह से कर दी कि उन्होंने पीआईएल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पीआईएल है क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपकी कोई समस्या है, स्टूडेंट्स की कोई समस्या है, जेएनयू के कुछ स्टूडेंट मान लीजिए डिमांड कर रहे हैं कि उनकी हॉस्टल फी बढ़ गई है, लेकिन केस कौन कर रहे हैं? मिस्टर प्रशांत भूषण कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, ये कहते हुए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसलिए मुझे कोई हार्म नहीं हुआ है, मुझे कोई चोट नहीं पहुंची है गवर्नमेंट के, लेकिन जिनको पहुंची है उनके बिहाफ में मैं खड़ा हो रहा हूं। तो आप जब किसी दूसरे के बिहाफ में, यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट है, कॉमन पब्लिक इंटरेस्ट है, आप कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। और ये जुडिशियल एक्टिविज्म का भी जो है एक कारण बन गया। Who among the following is not associated with natural right theory of human rights? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ह्यूगो गॉटियस जो कि इंटरनेशनल लॉ के भी फादर माने जाते हैं, उन्होंने जस्ट वॉर का भी थ्योरी दिया, मैंने कई जगह बताया। थॉमस एक्यूनास, इनको भी आप याद रखिए, जिन्होंने 5 प्रूफ ऑफ गॉड दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्होंने भी नेचुरल राइट को समर्थन किया। जॉन लॉक तो नेचुरल राइट के एक तरह से फादर हैं। जेरेमी बेंथम जो है वो नेचुरल राइट को नहीं मानते हैं, तो इसलिए यही सही है। इनका कहना है कि नेचुरल राइट्स जो हैं वो नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट हैं। ये कई बार पूछा भी जाता है ये वक्तव्य, इसका मतलब ये स्टिल्ट मतलब होता है खंभा, नॉनसेंस जो खंबे पे खड़ा है वो जो है नेचुरल राइट है। जेरेमी बेंथम कहना है, इनका कहना है कि राइट केवल वो है जो कि स्टेट देती है, लॉ बना के देती है, लीगल राइट के जनक हैं ये। जेरेमी बेंथम को इसलिए भी याद रखिए कि ये यूटिलिटेरियनिज्म के भी फादर हैं। In which case the Supreme Court propounded the rarest of rare doctrine. Rarest of rare doctrine क्या होता है? जब आप डेथ पेनल्टी देते हैं, इंडिया कुछ कंट्री में है जहां पे कि अभी भी फांसी की सजा दी जाती है, डेथ पेनल्टी दी जाती है, इस पर बहुत विवाद होता है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब इसमें यह है कि क्यों, कब देना चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें उन्होंने ये कहा था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जब किसी कोई केस होता है ना, उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया बाद में बताया कि जैसे किसी को जिंदा जला दे और उस टाइप का रेप भी उसमें आता है, वो सब तो आप लिखिए कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, और तब जो है आप उसको डेथ पेनल्टी दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जस्ट पिछली जो 2018 जो एमयू की मैंने पेपर एनालाइज की थी, उसमें भी सेम था ये। आईसीसीपीआर मतलब इंटरनेशनल जो कोवेनेंट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट पे, और जो इकोनॉमिक एंड कल्चरल सोशल राइट पे है आईसीएएससीआर, इन दोनों में आर्टिकल 1 में जो बातें हैं वो कॉमन है, और वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट। और ये राइट क्या है भी मैंने आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल को ये राइट है कि किस नेशन स्टेट में रहे, किसका सिटीजनशिप ले, किसको छोड़ के चला जाए, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ राइट। ये ग्रुप को जब सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाता है तो ये बहुत ही विस्फोटक बन जाता है ये। तो ये राइट जो है दोनों में कॉमन है। विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। अब ये मैं केवल जो है कॉमन सेंस से, मैंने कोई इस पर रिसर्च नहीं की है, आप भी कॉमन सेंस से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी जरूर होना ही चाहिए। सेफ गार्ड माइनॉरिटी करना, कौन बोलेगा कि इसके लिए नेशनल कमीशन बनाया गया तो सेफ गार्ड नहीं करोगे तो करोगे क्या? ये भी मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, बहुत कॉमन है कि ये और काम क्या होगा। अब जब ये 3 सही हैं तो चौथा वैसे ही गलत होगा, और वो भी क्या है? विजिट अंडर द इंटीमेशन रिस्ट्रिक्ट एनी जेल और अदर इंस्टीट्यूशन, जेल में जाके देखना जहां लॉज्ड है माइनॉरिटी, इसका क्या मतलब है? तो ये तो मतलब कॉमन सेंस से आप कई इस तरह क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। In which case the Supreme Court held that the right to education is a fundamental right under Article 21 of the Constitution. ये भी बहुत अच्छा है, और ये थोड़ा ऑब्सक्योर है, ऑर्बिट हो सकता है, लेकिन एक बार आप जान लें और आपको कॉमन सेंस भी, कॉमन नॉलेज भी बढ़ाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए ये मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, वैसे तो इस केस, ये भी केस इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफी इस बात पे लिखी गई है, मतलब ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट ये था। और इसमें हुआ क्या था ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कर्नाटका में जो है पहले कैपिटेशन फी से जो है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता था, उसका ऐसा ऐसा रूप बढ़ गया था, बीभत्स कह लीजिए,
परवर्टेड कि वो मतलब लाखों और फिर तो बाद में करोड़ों में भी शायद पहुंचने लगा होगा। और एकदम गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाने लगी थी कि हाँ उसमें जो है वो कैपिटेशन फी होगा, फ्री सीट होगा एंड ऑल। उसमें मोहिनी जैन जो मेडिकल एस्पिरेंट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि मेरा ये तो फंडामेंटल राइट है, यदि आप हमको एजुकेशन पैसे से ही होगा तो हम कहाँ एजुकेशन ले पाएंगे, गरीब लोग कहाँ लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 21 में हमें जो दी गई है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें एजुकेशन भी जो है फंडामेंटल राइट है। यहीं से निकल के आया कि एजुकेशन आर्टिकल 21 कहता है फंडामेंटल राइट है। बाद में जो है 21A अमेंडमेंट करके इसको इंसर्ट किया गया और राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में दिया गया। उसके पहले 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A जो है 2002 में इंसर्ट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीआर्ची का क्या मायने होता है? सॉरी ये तो कॉपी पेस्ट का कमाल है जिस तरह से इसमें है एक पूरे स्लाइड में। पॉलीआर्ची जो है ये इसी नाम से रॉबर्ट डहल ने जो है अपनी बुक लिखी है पॉलीआर्ची। पॉली का मतलब होता है मैनी, आर्ची मतलब रूल, बहुत लोग जब मिलकर रूल करते हैं, बहुत लोग मतलब नॉट इंडिविजुअल बट ग्रुप। यहाँ पे प्लूरलिज्म का ये थ्योरी है कि मल्टीपल ग्रुप्स और एसोसिएशन जो है वो पावर को शेयर करते हैं। कोई स्टेट केवल एकमात्र ऐसा नहीं होता है जो कि पावर को करता है, वो पावर शेयर करता है डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज से। ये जो फिलॉसफी यदि आप समझेंगे तो इसमें दोनों ही चीजें होंगे। पीपल जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो भी जो है डिसीजन कर लेते हैं खुद वो, लेकिन ग्रुप और एसोसिएशन बनाते हैं, उसके थ्रू भी वो पावर को एंजॉय करते हैं। द एबिलिटी, यहाँ सॉरी ये इस टाइप से बहुत अच्छा पिक्सलेटेड है, ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन ओके। द एबिलिटी टू शेप द प्रेफरेंस ऑफ अदर्स थ्रू अपील एंड अट्रैक्शन इन इंटरनेशनल रिलेशन इज नोन एज सॉफ्ट पावर। यही तो है सॉफ्ट पावर। अमेरिका का मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, ब्लू जीन्स, हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, इंडिया का योगा, बॉलीवुड, ये सब सॉफ्ट पावर है। चाइना का चाइनीज फूड एंड ऑल। लॉक लेट डाउन दैट स्टेट इज। तो मीन्स टू एन एंड जो है ये थॉमस ग्रीन ने कहा था, ये याद रख लीजिए, भी पूछा जा सकता है। ये लीगल नेसेसिटी छोड़ दी, यहाँ पे लिखा हुआ अनएवॉइडेबल इविल, जिसको नेसेसरी इविल कहते हैं। तो ये तो लॉक का प्रिंसिपल ही था, जो क्लासिकल लिबरलिज्म का प्रिंसिपल है कि स्टेट इज ए नेसेसरी इविल। मतलब कि स्टेट है तो बड़ा डिफिकल्ट चीज जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन वो जरूरी है बिकॉज वो आपके शांति देता है, पीसफुल आपको लाइफ देता है, और आपकी नेचुरल राइट लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड मेडिकल हेल्प, ये सब मैं छोड़ रहा हूँ, टर्किश मोस्ट, ठीक है आप पढ़ लीजिए, आप खोज लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये अच्छा क्वेश्चन है। इनको कहना चाहिए टेम्पोररी प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट तो चलिए ठीक है, क्या एक ही प्रेसिडेंट हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उनके पहले टेम्पोररी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे, जो काफी पॉपुलर जीके का क्वेश्चन है। Which committee has recommended changes in the structure and functioning of Indian Cricket Board? ये RM लोधा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने बहुत सारा रिकमेंडेशन किया क्योंकि उस समय काफी कंप्लेन आ गई थी मैच फिक्सिंग एंड अदर्स की। बाद में भी उसे बहुत ही एक मेसी ही हुआ, कुछ ज्यादा निकला नहीं उससे, उसका परिणाम जो है। बस यही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप बाकी देख लीजिए, ये सब जीके है हॉफमैन का। तमिल, चलिए इसको फाइनली डिस्कस करते हैं। तमिल जो लैंग्वेज है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का इंटरनेशनल रिलेशन में, कि श्रीलंका और सिंगापुर में भी ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, इंडिया के अलावा। अब छोड़ दीजिए, बाकी फ्लैंगो फेस्टिवल देख लीजिए कहाँ है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, फाइनली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एएमयू का मैंने 3 साल का क्वेश्चन आपको एनालाइज किया, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एएमयू बीएचयू का मिलता जुलता है। तो जो मैं लास्ट मिनट प्रेप गाइड्स में बहुत मेहनत अभी कर रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ टाइम निकाल के आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि आप उसको यूज करें, आप भी उसको लें और यूज करें। ठीक है, यदि आपको 100% नहीं तो काफी फायदा हो जाएगा, कुछ तो फायदा हो ही जाएगा आपको। यदि मान लीजिए 15-20 क्वेश्चन भी उससे आते हैं तो क्या बुरा है। एंड इवन ओस्मानिया के मेरे स्टूडेंट, यदि आप सुन पा रहे हो तो आपके लिए एक मैं कोशिश करूंगा 2 तारीख को लाने की एक वीडियो, कुछ आपसे बात भी करेंगे, टिप्स भी देंगे, और आप भी जो है लास्ट मिनट प्रेप गाइड को लीजिए, आपका भी फायदा होगा, क्योंकि मैंने देख लिया वो काफी जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इस स्लाइड को भी एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये भी जो है मेरे लिए गलत होगा। सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो चल तो रहा है मई से। आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें अभी मैं क्यों ज्वाइन करूं, अब तो जुलाई आ गया है। यदि आप सीयूईटी या डीयूईटी या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, तो आपके लिए अभी भी ज्वाइन करना उतना ही
उपयोगी होगा जितना पहले। उसका कारण ये है कि टेलीग्राम पे ये चल रहा है और वहां पे सारे फाइल सेक्शन में पुराने टेस्ट पेपर रखे हुए हैं। मेरे पूरे जो वॉइस एडवाइसेज हैं वो भी उस पर रखे हुए हैं, और आपको कॉस्ट अभी जो है वो केवल 1 महीने का लगता है। इसीलिए आसान है, क्योंकि एक वेरी वेरी नॉमिनल, जो स्टूडेंट पहले से उन्होंने तो 3 महीने के पे किए हैं, लेकिन अभी आप बहुत कम पे कर सकते हैं। यदि आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं तो नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर जो है इस एड्रेस पे भेजिए, आपको गाइड किया जाएगा। इस तरह से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं भरसक कोशिश करता हूं अभी भी, जबकि काफी मेल आते हैं, कि आपकी क्वेरी का जवाब दी जाए। प्लीज ऐसे सवाल पूछिए जिसका 1-2 लाइन में जवाब हो। सो मिलते हैं बहुत जल्द 5वीं कड़ी लेकर के, जो अंतिम कड़ी होगी। गुड विशेस।